जय हिंद। आप में से बहुत से लोग चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सुने होंगे। ये एरिया क्या चीज़ है, इतना सेंसिटिव क्यों है, और इसी एरिया को बाईपास करने के लिए भारत ने कालादान प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ध्यान से समझिए इसको। ये एरिया आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पतला सा एरिया, ये है एरिया को हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो शहर है वो सिलीगुड़ी है और एयरपोर्ट यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट है। ये सिलीगुड़ी का जो एरिया है इसी को हम लोग चिकन नेक कहते हैं। चिकन मतलब मुर्गी। मुर्गी को देखेंगे ना तो उसका गर्दन जो होता है वो थोड़ा सा आगे होता है, गर्दन के आगे मुंडी होता है इतना छोटा, और पूरा शरीर पीछे होता है। उसी तरह भारत को देखेंगे तो इसको मुर्गी का गर्दन समझ जाएंगे, मुंडी, और ये गर्दन पतला सा और ये पूरा शरीर हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि आप भारत की कल्पना मुर्गी से कर दीजिए, ये समझने के लिए बोला गया है। तो ये इसी को नाम दिया गया चिकन नेक। अब ये चिकन नेक का जो एरिया है वो महज 22 किलोमीटर है। ये इतना पतला है 22 किलोमीटर कि युद्ध के मैदान में इसे आधे घंटे में अगर दुश्मन इधर से घुस जाए तो इस एरिया को काट सकती है। अब इसके कटने से क्या होगा, यहाँ से हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है सब, जिसे हम लोग पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, उसमें 8 स्टेट आते हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। जबकि अगर आप इसी में से केवल सिक्किम को हटा देते हैं तो बचते हैं 7। उन 7 को हम 7 सिस्टर कहते हैं। यानी इधर जो मेन पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में 8 और उसमें 1 कम कर दीजिए तो 7 सिस्टर, तो बड़ा हो गया आपका पूर्वोत्तर राज्य। तो ये पूर्वोत्तर राज्य अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक दोनों एक ही को कहते हैं, अगर ये कट गया तो समझिए कि हम लोग को इधर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि इधर बांग्लादेश आ जाएगा, ऊपर में नेपाल। अब समस्या क्या है, चाइना जो है ऊपर बैठा हुआ है। चाइना की नज़र जो है वो इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। इसी के लिए चाइना ने डोकालाम पर कब्जा करने की कोशिश की थी। डोकालाम हम लोग का नहीं है, डोकालाम तो भूटान का है। ये जो डोकालाम है वो भूटान का है। लेकिन डोकालाम के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है, डोकालाम हाइट पे है, और हाइट पे होने की वजह से वहाँ पे से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे आराम से नज़र रखा जा सकता है। यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है महज 30 किलोमीटर पड़ेगा। अगर डोकालाम पे कब्जा हो गया तो वहाँ से सिलीगुड़ी पर आराम से नज़र रखा जा सकता है, सिलीगुड़ी पे क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ से टोटल काटा जा सकता है। इसीलिए डोकालाम के विवाद में भारत जो है भूटान की ओर से चीन से लड़ गया, क्योंकि उसको पता था कि भाई साहब भूटान को बचाओ, नहीं तो कल को हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट जाएगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति जो है, खैर वहाँ डोकालाम का तो मैटर सुलझा लिए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि नेपाल में केपी शर्मा ओली का जो सरकार है वो दिन पर दिन अजीब अजीब रंग दिखा रहा है। कभी हम लोग सोचे नहीं थे लोग उस तरह से वो हो गया नेपाल के साथ। तो अभी की जो करेंट सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है कि चीन जो है नेपाल में एक सरकार पर अपना दबाव बनवा ले और यहाँ पर वो अपना एक सैन्य अड्डा ले ले। अगर यहाँ पर सैन्य अड्डा ले लिया उसने एकदम चिकन नेक के पास, तब तो एकदम भयानक स्थिति हो जाएगी। 22 किलोमीटर के पहले ही आ जाएगा वहाँ पर, वो ऑलरेडी वहाँ बैठ जाएगा। पीछे से कनेक्टिविटी उसकी खूब अच्छी सी है, काट देगा यहाँ पे तो दिक्कत। अब बरसात में काटा तो दिक्कत क्या है, यहाँ ऑलरेडी इधर बाढ़ आया रहता है। अब हम लोग के पास कई रास्ते थे। एक तो हम बांग्लादेश से हाईवे बना के लेके चले जाते हैं, ये अच्छा रास्ता था। लेकिन बांग्लादेश में समस्या क्या है, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार रहती है तो भारत के फेवर में रहते हैं, वहाँ सरकार बदलती है तो वो लोग भाई पाकिस्तान के फेवर में होने लगते हैं लोग। तो कोई गारंटी तो नहीं कह सकते ना लोकतंत्र में किसकी सरकार रहेगी। तो भारत ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पर बांग्लादेश की ओर से सड़क का प्रोजेक्ट चालू करेंगे और रेल लाइन भी हम चालू करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में एक समस्या क्या है कि इधर से जो हमारी गंगा है एकदम विशाल नदी, वो भी बांग्लादेश में जाती है, और ब्रह्मपुत्र भी बांग्लादेश में जाती है। गंगा को हम लोग बांग्लादेश में वहाँ के लोग पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को यमुना, यमुना नहीं जमुना कहते हैं। और ये दोनों जब मिल जाती है तो आगे जाके बन जाती है मेघना। तो ये दोनों का संगम के बाद मेघना बन जाती है। तो ये खुद ही इतना बाढ़ में रहती है कि इधर से पार करना भी मुश्किल हो जाता है। तो भारत यहाँ से रेल लाइन पर प्रोजेक्ट पे काम करता है ताकि 7 सिस्टर यानी इधर पूर्वोत्तर के राज्यों को आराम से कनेक्ट किया जा सके। लेकिन किसी एक कंट्री पर 100% आश्रित होना ठीक नहीं है, जबकि आपकी जो 22 किलोमीटर एरिया इतना पतला है कि आपके पूरे नेशनल सिक्योरिटी का इशू वहाँ पर आ सकता है। आपको पता है कि चाइना क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश आपको नक्शा जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि इसका पुराना नाम नेफा था, चाइना इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अब वो हमेशा इस पर अपना आरोप लगाते रहता है कि मेरा है। तो भारत इसी से बचने के लिए उसने सोचा कि जो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य हैं इनको कैसे कनेक्ट किया जाए बाईपास करते हुए। तो यहाँ से बंदरगाह के रास्ते म्यांमार में पहुँचने का प्रयास किया गया, और उसके बाद सड़क के रास्ते यहाँ हम लोग पूर्वोत्तर राज्य में पहुँच जाएंगे। इससे क्या है कि हम लोग विकट परिस्थिति में, अगर बांग्लादेश भी खिलाफ हो गया
सिलीगुड़ी या चिकन नेक भी कट गया तो हम इस रास्ते से यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं इस एरिया में। तो इसी को हम लोग नाम दिए थे हम लोग कालादान प्रोजेक्ट। अब इस कालादान प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग किया गया, इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया, समुंदर, नदी और सड़क को। कैसे? तो कलकत्ता बंदरगाह जो है ये नदी पर स्थित है, हुगली नदी पर। तो यहाँ पर कोई भी सामान, कार्गो या किसी भी चीज़ को लोड किया जा सकता है। और एक बंदरगाह भारत बनाएगा यहाँ पर म्यांमार में अपने खर्च पे, उसका नाम रहेगा सितवे पोर्ट, सितवे बंदरगाह। तो यहाँ से हमारा कोई भी सामान, कार्गो जो इस एरिया से जाता है, इतना पतला है कि यहाँ ट्रैफिक जाम, मतलब ट्रैफिक का मतलब समझते हैं 100% इस पर आप कंफर्म नहीं रह सकते हैं। ये इस एरिया पे बहुत ज़्यादा लोड है यहाँ पर, तो हम लोग इसको बाईपास करते हुए ये भी चलते रहेगा और यहाँ पे उस कार्गो जहाज़ों को, बड़ी बड़ी जहाज़ों को यहाँ से ले आके लोड कर सकते हैं। अब ऐसे समझिए ना, एक जहाज़ के अंदर 1000 ट्रक का सामान लोड हो सकता है, यानी यहाँ से 1000 ट्रकों का लोड कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लाएंगे हम लोग सितवे पोर्ट पर। ये एरिया की जो लंबाई होगी वो लगभग 540 किलोमीटर होगी। तो ये 540 किलोमीटर का एरिया ये हो जाएगा। अब सितवे बंदरगाह के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे पलेटवा तक। पलेटवा एक जगह है जहाँ तक इस सितवे बंदरगाह से हम पलेटवा जाएंगे कालादान नाम की नदी से। तो इस नदी के ऊपर हम लोग बंदरगाह, गहरी नदी है, वहाँ से पानी वाली जहाज जा सकती है। तो यहाँ से हम जाएंगे 158 किलोमीटर, 158 किलोमीटर हम पलेटवा तक जाएंगे कालादान नदी के रास्ते। इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम हो गया कालादान प्रोजेक्ट। तो कालादान प्रोजेक्ट, अब इस पलेटवा के बाद अगली 62 किलोमीटर की दूरी जो मिजोरम तक जाएगी, ये इंडिया में चलाएगा। तो ये 62 किलोमीटर इधर की जो दूरी है, अब यहाँ तक आ जाएंगे। इससे फायदा क्या है कि ये एरिया जो विकास नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है, वो आगे जाकर काफ़ी डेवलप हो जाएगा मेन रास्ते में आने की वजह से। तो यहाँ से यहाँ तक समुद्र, यहाँ तक पलेटवा तक, सितवे से पलेटवा तक आपका हो जाएगा नदी, और उसके बाद से हाईवे हो जाएगा मिजोरम तक। अब इस एरिया में डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इसका एक आगे जाकर काफ़ी अच्छा एक हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। हम लोग एक नया हाईवे ले जाने वाले हैं जो जाएगा आपका सिंगापुर तक जाएगा। तो इसी हाईवे को हम आगे बढ़ा सकते हैं थाईलैंड के लिए। थाईलैंड से नीचे जाएंगे तो मलेशिया और सिंगापुर। तो सिंगापुर जैसे बड़े शहर से जब इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम लोग जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक सौतेला व्यवहार करते हैं कि बुलेट ट्रेन चलेगी तो इस साइड में अपनी दिल्ली मुंबई वाले एरिया में सब कुछ उधर, चाहे आप हाइपर लूप लाइए, कुछ भी प्रोजेक्ट लेके आइए उधर ही चलेगा। इधर आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान के तो आधे लोग को तो इस एरिया की राजधानी नहीं पता रहती है, क्योंकि इधर का यूज नहीं करते हैं वो लोग, मतलब इसको एक तरह का सौतेला व्यवहार होने लगता है हम लोग से। तो यहाँ पर क्या है कि इससे एक डबल फायदा हो जाएगा हमारे इंडियन इकोनॉमी को। साथ ही हम लोग जो है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, अब मान लीजिए युद्ध के समय में चाइना इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट भी देता है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से अपनी आर्मी पहुँचा सकते हैं। बीच में सड़क बांग्लादेश है, रेलवे के द्वारा भी पहुँचा सकते हैं। तो एक ही साथ तीनों रास्ते तो बंद नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है आराकाम योमा पर्वत। आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आराकाम योमा पर्वत किन दो देशों के बीच में है, म्यांमार और भारत के ऊपर। इधर है मीजो पर्वत, एसएससी अक्सर मीजो के बारे में पूछती है। यहाँ पे एक बहुत ऊंची चोटी है जिसका नाम है सरामती पर्वत, रेलवे में भी पूछा है किन दो देशों के सीमा पर है। तो यहाँ पर ये काफी लंबा पर्वत है जिसमें मेनली है आराकान पर्वत। अब यहाँ का एरिया का नाम है रखाइन। म्यांमार में ये वाला राज्य है रखाइन। यहाँ पर आपको रोहिंग्यों की समस्या आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर एक आराकाम आर्मी काम करती है जो चाइना के इशारे पर काम करती है। चाइना नहीं चाहता है कि ये एरिया में भारत जा सके। चाइना इस भारत को हमेशा मजबूर रखता है कि इधर ही से जाए, वो इधर से जाने नहीं देता है। इसलिए यहाँ पर जो चाइना का जो म्यांमार का एरिया है जहाँ आराकाम आर्मी सक्रिय है, उन्हें चाइना हथियार दे देता है, पैसा दे देता है कि लड़ो म्यांमार से। अब ये आराकाम आर्मी जो है यहाँ म्यांमार की आर्मी को हरा देती है। सोचिए इतना खतरनाक कंडीशन हो गया है। तो ये आराकाम आर्मी पूरी अच्छा से ड्रेस में पहनती है, इनसों का रैंक वगैरह होता है जिस तरह से इंडियन आर्मी का होता है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि भाई हम म्यांमार में नहीं रहेंगे, ये हमारा एरिया अलग रहेगा ये एरिया में। अब जबकि म्यांमार के जो सेना प्रमुख है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आराकाम आर्मी की जो मदद करता है चाइना, ओपनली मदद कर देता है। अब चाइना देखिए कितना खतरनाक है, आतंकवादी को मदद कर सकता है वो कि यहाँ पे भारत को रोका जा सके। जबकि म्यांमार, भारत मदद मांग रहा है म्यांमार भारत से। अब भारत को भी चाहिए क्या कि यहाँ खुलकर हम सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पर खोल के यहाँ आतंकवादी लोग को भी धो देना चाहिए। यहाँ पर रीजन क्या है कि हमारी सेना जो है 1999 से युद्ध नहीं लड़ी, कारगिल के बाद कोई बढ़िया युद्ध, उन सब कभी हाथ खजुआता होगा। मोदी जी आपको समझे में नहीं आता है, आप चुनाव में प्रचार करते हैं ना,
आपको मान लीजिए 10 साल प्रचार करने नहीं दिया जाएगा तो आपका मुंह दुखाने लगेगा, आपको भाषण देने का आदत है, अच्छा भाषण देते हैं। अब फौज सब हमारी इंडियन आर्मी है, सब वो लड़ाई नहीं लड़ेगा सब, तो उन सबको भी हाथ खजुआने लगता है, उन सबको भी मौका दीजिए, यहाँ धो के आएगा सब, है कि नहीं। यहाँ पे आर्मी को बैठा के रखने लोग, आर्मी भी धो के आएगी कि नहीं जाएगी। और अच्छा बात ये है कि भाई अगर चाइना विरोध करेगा तो कहेंगे लोग देखो तुम ही तो दे रहे हो, हथियार पकड़ाएगा मेड इन चाइना, देखो चाइना को आराम से बदनाम कर सकता है आदमी। तो यहाँ पर चाइना को हम लोग अगर छोड़ देंगे ना कि वो जो कर रहा है करने दो, तो एक दिन हम लोग को खा जाएगा वो। इसलिए अब हम लोग को डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना पड़ेगा, बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे चढ़ के बतियाना पड़ेगा कि तुम हमारे हिसाब से अगर हमारे हितों के साथ खेलोगे तो हम बीजिंग तक तबाही मचा देंगे। देखिए भारत की नीति कितनी तरह से सॉफ्ट रही है। चाइना जो है ऊपर से, ये तो पीओके का, ये तो अभी हम लोग का कश्मीर है, लेकिन ये वाला एरिया तो एक्चुअली पीओके को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। तो यहाँ से चाइना एक सड़क ले जाता है जिसका नाम है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपीईसी जो सड़क है यहाँ से लेके जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। ये सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में आता है। जग जाहिर है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अत्याचार का हद पार कर दिया है। वहाँ सरेआम गोली मार देता है, सब लड़कियों को उठा ले जाती है सब पाकिस्तान की आर्मी, वहाँ पे हद हो गया। आप देखिए हद ये हो गया है जब बलूचिस्तान के लोग मीडिया में हाथ जोड़ के कहते हैं कि मोदी जी हमारी मदद कीजिए, हमारे देश से मांग रहे हैं लोग वो लोग मदद, तो हम लोग तो ऑफिशियली मदद कर सकते हैं। आप लोग 1971 वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, यही वक्त था जब बांग्लादेश के लोग भारत से कहते थे मदद कीजिए। आज पाकिस्तान से अलग हो गया ना बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, तो बलूचिस्तान मांगता है। तो हम लोग यहाँ मदद करेंगे तो पूरी दुनिया हमको कहेगी कि नहीं ये मानवता के नाम पे कर रहा है। तो भारत को भी कहना चाहिए कि भाई साहब अगर तुम मेरा कालादान प्रोजेक्ट रोकेगा, यहाँ पर घुसपैठ कराकर हथियार देके, तो भारत भी यहाँ बलूचिस्तान में हथियार देगा, पैसा देगा, और हमको देने के लिए रास्ते भी हैं, क्योंकि इसके ईरान के बगल में चाबहार बंदरगाह हम लोग ने ले रखा है, वहाँ का शहीद बहिश्ती पोर्ट का जो टर्मिनल एरिया, यहाँ से हम आराम से दे सकते हैं बलूचिस्तान वालों को। ये बेचारे ऐसे नाहक में मरते हैं, यहाँ एयरफोर्स तक बम गिरा देते हैं इन सब के ऊपर। तो भारत को कहाँ तक, आपको क्या लगता है कि भारत को चुपचाप टुकुर टुकुर मुँह देखना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए कि भारत को ऑफेंसिव होना पड़ेगा कि नहीं, कि ऐसे ही चलते रहेगा वसुधैव कुटुंबकम। हम ठीक है भाई, वसुधैव कुटुंबकम उसके लिए है जो इंसान है, इन साले जानवरों के लिए कोई वसुधैव कुटुंबकम नहीं। अगर हम ईरान को भी देखेंगे तो ईरान का जो चाबहार पोर्ट लिया गया तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा चाबहार पोर्ट हम लोग ने ले लिया। गलत बात है भाई साहब। पोर्ट जो होता है ना बंदरगाह बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें ना कई पार्ट्स होते हैं, उसे हम टर्मिनल कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो एक ये टर्मिनल है, यानी यहाँ जहाज लगाइए सारी चीज को यहाँ रोक सकते हैं। एक यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ टर्मिनल होगा, फिर एक इस साइड में टर्मिनल होगा, बहुत ज्यादा टर्मिनल होते हैं। तो भारत के पास केवल शहीद बहिश्ती पोर्ट का टर्मिनल है, चाबहार पूरा पोर्ट कहलाएगा, लेकिन टर्मिनल का अलग अलग नाम रहेगा। जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 ऐसे रहता है ना, वैसे ही चाबहार बंदरगाह का केवल एक प्लेटफॉर्म हम लोग के पास है, शहीद बहिश्ती पोर्ट का एरिया जो है, शहीद बहिश्ती टर्मिनल, वो सबसे मुख्य टर्मिनल है। तो वो एरिया हम लोग के संचालन में, बाकी पूरा ईरान के अंडर कंट्रोल में है। ईरान अभी बात कर रहा है चाइना से, तो खैर ये अलग मैटर है। हम लोग ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। भारत सरकार को भी एक और सितवे पर ज्यादा ध्यान देते रहना चाहिए, वहां पे जो इंसर्जेंसी है, जो उग्रवादी, उनको धोते रहना चाहिए, और भारत को भी इधर ईरान को अपने पक्ष में लेते रहना चाहिए। ये जो हम लोग के पास ऑलरेडी एक टर्मिनल है, उसके अलावा भी भारत को इन्वेस्टमेंट और करते रहना चाहिए, ताकि ईरान कैसे भी चाइना के फेवर में नहीं जाए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, चिकन नेक क्या है, डोकालाम से क्यों विवाद हुआ था, और आपका ये जो कालादान प्रोजेक्ट था इसको लेकर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।